Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our lecture on Clostridium tetani, the first of the genera of the Clostridium, which is very important. अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि ये डिज़ीज़ कौन से कॉज करता है। टेटनस डिज़ीज़ कॉज करता है। आप लोग बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब भी हम लोग गिरते हैं और हम लोग को चोट लगती है तो एकदम से जाके टेटनस का टीका लगवा देते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो इसलिए क्योंकि टेटनस बीमारी इतनी बुरी है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है कि इसके स्पोर्स ना, ये स्पोर्स की फॉर्मिंग, और ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम जो होते हैं ये दोनों के दोनों स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। बेसिलस में दो पढ़ा चुकी हूँ, बेसिलस एंथ्रेसिस और बेसिलस सीरस। अब क्लोस्ट्रीडियम का जो सबसे पहला वाला है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, ये वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि इसके सॉइल में स्पोर्स होते हैं, सॉइल में स्पोर्स होते हैं, और जब भी हम लोग गिरे वहाँ पे हम लोग को लगी वोंड साइट पे ये स्पोर्स एंटर हो जाते हैं। उसके अलावा एक तो वोंड साइड पे एंटर हो सकते हैं, दूसरी बात ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज़ करते हैं ड्रग्स को इंजेक्ट करने में। उनमें से एक होता है स्किन पॉपिंग, तो उसके वो करते हुए भी ये एंटर हो सकते हैं उनके वोंड्स में, ठीक है, उनके स्किन के अंदर एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो टेटनस होता है आपको पता है ये एनारोबिक होता है, इसलिए इसको स्किन के नीचे वाली लेयर में जाना पड़ता है जहाँ पे हवा ना हो, और वहाँ पे जाके ये ग्रो करता है। अच्छा, फिर ये जो टेटनस होता है ये बड़ों में भी हो सकता है। बड़ों में किस तरह होता है कि ये जो गिरते हैं हम लोग को लगती है और उसमें स्पोर्स एंटर हो जाते हैं इसके, तब टेटनस हो जाता है। उसके अलावा ये नियोनेट्स में भी होता है, बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। बच्चों में कैसे होता है कि उनको सर्कमसिजन करवाई हम लोग ने, या उनका जो अम्बलाइकस था उसका जो वोंड होता है थोड़ा बहुत वो कंटेमिनेट हो गया, या कहीं ना कहीं वही मुसलमानी बिठाते हैं जो सर्कमसिजन करवाते हैं, तो वो करवाते हुए उनका वोंड कंटेमिनेट हो गया इसके स्पोर से। उसके अलावा जो इसकी पैथोजेनेसिस है उसमें हम लोग टेटनस टॉक्सिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत मज़े का भी है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो जब भी मतलब टेटनस होता है ना, वो क्या होता है, जो हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाथ में किसी भी जगह पे लग गई, ठीक है, हम लोगों का वोंड हो गया और वो कंटेमिनेट हो गया इसके स्पोर से, वो वहाँ पे जर्मिनेट करना शुरू हो गए और उनने बना दिया टेटनस, और वहाँ पे जब जर्मिनेशन हुई तो उसने टेटनस टॉक्सिन बनाया। टेटनस टॉक्सिन जाता है हमारे मोटर नर्व्स में, और मोटर नर्व्स में रेट्रोग्रेड चलता है। रेट्रोग्रेड मतलब पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, और वहाँ पे जो गैंग्लिया होते हैं, इस तरह के गैंग्लिया होते हैं, वहाँ गैंग्लिया में जाता है, और गैंग्लिया में जाके अब आपको पता है ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, ये जाके साइनेप्स करते हैं जब, तो इनके साथ ही लगे होते हैं छोटे छोटे रेनशॉ सेल्स। रेनशॉ सेल्स क्या होते हैं, यहाँ से एक्टिवेट होते हैं यहाँ से, और इधर जाके इसको वापस मतलब फीडबैक इनहिबिशन करते हैं ये मोटर न्यूरॉन्स की। अब रेनशॉ सेल्स यहाँ पे क्या सेक्रीट करते हैं? अब ये है ना, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बड़ा करके ये वाला दिखा दिया, रेनशॉ सेल्स का और मोटर न्यूरॉन का जो साइनेप्स है, ठीक है। अब रेनशॉ सेल्स क्यों जाके इसको इनहिबिट करते हैं? इनहिबिट करने में दो ही न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आपको पता है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, वो दो होते हैं, एक होता है गाबा और एक होता है ग्लाइसिन, ठीक है, गाबा और ग्लाइसिन। अब जो टेटनस टॉक्सिन, ये तो मैंने नॉर्मल आप लोगों को बताया है ना कि ये रिलीज होते हैं, ये जाके इसको इनहिबिट करते हैं, ये हमारे मोटर एक्टिविटी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखते हैं। जब आता है टेटनस टॉक्सिन, वो जाता है और यहाँ पे गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसकी रिलीज ही नहीं होने देगा, इधर गाबा ग्लाइसिन की रिलीज भी नहीं होगी, तो ये इनहिबिशन वाला भी सारा मैकेनिज्म इसका बंद हो जाएगा। जब ये इनहिबिट नहीं, रेनशा सेल्स इसको जाके इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, तो तब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इसका अनअपोज्ड एक्शन होगा इन मोटर न्यूरॉन्स का। एक्साइटेटरी यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, और क्योंकि इसका इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आ रहा, तो इसलिए एक्साइटेटरी बहुत ज़्यादा होंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस एक्सेसिव होंगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म हो जाएंगे। समझ आ गई? अब ये किस तरह इसके रिलीज को बंद करता है? रिलीज को इस तरह बंद करता है, आप लोगों ने साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोटेगमिन, स्नेर प्रोटीन्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, वो फिजियोलॉजी का काम था आपका, ठीक है। तो वो स्नेर प्रोटीन्स जो इसके रिलीज को रिलीज करवा रहे होते हैं, तो उन स्नेर प्रोटीन्स को ये जाके इनहिबिट करवा देता है, असल में उनको जाके उनकी लाइसिस करवा देता है, तो जिसकी वजह से गाबा और ग्लाइसिन रिलीज़ नहीं होते। जब ये रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारे इनका अनअपोज्ड एक्शन हो जाएगा, और जो एसिटाइल कोलिन वगैरह हैं, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे तो तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होगी, और उस स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फिर स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाती है,
ठीक है। ये पैथोजेनेसिस सारी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। अब जो बॉटुलिज्म है ना, उसका देखें, उसका भी याद रख लें, वो मैं यहीं पे पढ़ा देती हूँ बीच में, कि बॉटुलिज्म जो होता है ना, वो यहाँ एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज करवा रहे होते हैं ना जो प्रोटीन्स, वो भी स्नेयर प्रोटीन को इनहिबिट करता है, और लेकिन वो जाके रेंशॉ सेल्स पे नहीं इनहिबिट करता, बल्कि वो एसिटाइल कोलिन की डायरेक्टली उसकी यहाँ पे एक्सक्रीशन को रिलीज आई मीन उसकी रिलीज को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे जाके बॉटुलिज्म टॉक्सिन एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे जाके बॉटुलिज्म टॉक्सिन एक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन ACH की रिलीज को इनहिबिट करता है। इसीलिए बॉटुलिज्म की वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, मतलब बिल्कुल बेजान पैरालिसिस होती है, पैरालिसिस होती है, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेटरी ही रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि जो टेटनस टॉक्सिन है वो जाके इधर काम करता है, टेटनस टॉक्सिन इधर जाके काम करता है, तो इसीलिए, और एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्पैस्टिक पैरालिसिस होती है टेटनस टॉक्सिन में, ठीक है। स्पैस्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसमें, और स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम लोग आ जाते हैं टेटनस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आप लोगों को, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता चल गया है कि टेटनस का क्या होता है, इसलिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी आपके लिए जानना आसान है कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स अकड़ सी जाती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जब मुंह भी नहीं खोलता, जॉ मसल्स भी इस तरह हो जाती हैं, रिजिड कॉन्ट्रैक्शन उनकी हुई भी होती है, उनकी भी स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाती है, तो लॉक जॉ हो जाता है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे क्या होता है, लॉक जॉ मिलता है हम लोगों को। दूसरी बात के जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट। उसके अलावा इस तरह की हम लोग को एक स्पाइल मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं रीसेस सार्डोनिकस, ठीक है। ये अजीब किस्म की ग्रिमिंग मिलती है, या हम लोग कहते हैं सिली सी स्माइल हो जाती है उस बंदे की, क्योंकि उसके मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ऑपिस्थोटोनस, मतलब बिल्कुल बैक की मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। आपकी तस्वीर, ये पिक्चर है इधर लिविंगस्टन में बनी हुई है, ठीक है, ऑपिस्थोटोनस की, कि बहुत ज़्यादा मसल बैक की कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ऐसे करके बंदा आर्किंग हो जाती है, बंदे की आर्क लाइक बेंडिंग हो जाती है इंसान की, ठीक है। और इसका दूसरी बात आप लोगों को पता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो भी उसकी भी स्पैस्टिक पैरालिसिस होती है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान, हम लोग को जब भी कोई टेटनस का पेशेंट मिलता है तो उसको सबसे पहले हम लोग को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से फिर वो मर भी जाता है, तो हाई मोर्टेलिटी रेट भी इसका होता है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम लोग इसकी किस तरह करते हैं कि कोई भी स्पेशल हम लोग डायग्नोसिस मेथड इसका तो नहीं है, सिर्फ ये है कि इसकी जो अपीयरेंस माइक्रोस्कोप पे होती है वो ऐसी होती है, वो ऐसी अपीयरेंस होती है कि ये आगे मतलब टर्मिनल स्पोर ये बनाता है यहाँ पे, ये आगे, ठीक है, टर्मिनल स्पोर बनाता है ये, तो जिसकी वजह से इसकी टेनिस रैकेट अपीयरेंस होती है, ठीक है, टेनिस रैकेट अपीयरेंस इसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेनिसिलिन G यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन G। वैसे इन एंटीबायोटिक्स का कोई इतना खास काम होता नहीं है, हम लोग को पता नहीं कि इसका क्या फ़ायदा होता है, लेकिन ये है कि ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग देना चाहते हैं। उसके अलावा हम लोग पॉजिटिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, और टेटनस इम्यून डायरेक्टली अगर हम लोग को पता है कि इस बंदे का वुंड कंटेमिनेट हो गया है, तो हम लोग, पहली बात तो ये कि हम लोग टेटनस का वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि हम लोग साथ ही टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन भी देते हैं, मतलब वो वाली इसका डायरेक्टली एंटीटॉक्सिन भी देते हैं, टेटनस एंटीटॉक्सिन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो भी देते हैं। उसके साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि क्योंकि टेटनस का आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस पता है कि वो गाबा की रिलीज़ को बंद कर देता है, तो आपने अगर फार्मा में पढ़ा होगा कि जो है बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स जो हैं, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ मतलब जो क्लोराइड चैनल पे जाके गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं और जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो भी जाके गाबा के एक्शन को मिमिक करते हैं, वो मतलब बेंजोडाइजेपिन जाके इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल को इंक्रीज कर देता है, और जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट मेक सेंस, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों,
ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए बात यह है कि हम लोग इसको ये इम्यूनाइजेशन टेटनस टॉक्साइड दे सकते हैं। टॉक्साइड और टॉक्सिन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। टॉक्साइड ये होता है कि हम लोग टॉक्सिन ही होता है, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड टॉक्सिन को हम लोग टॉक्साइड कहते हैं। तो टेटनस टॉक्साइड देते हैं, तो वो कॉन्जुगेट किसके साथ हुआ होता है असल में? वो डिफ्थेरिया टॉक्साइड के साथ कॉन्जुगेट हुआ होता है या पर्ट्यूसिस वैक्सीन के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ मिला के हम लोग उसको देते हैं, कभी अकेला नहीं देते। उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग को कोई कोई इन्फेक्शन ही बहरहाल कोई भी गिर के हम लोग को लग गई है कहीं पे, तो हम लोग ने उस वोंड को सही करके क्लीन करना है। उसके बाद हम लोग ने टेटनस टॉक्साइड देना है। और अगर हमें पता है कि ये वोंड कंटेमिनेट हो चुका है, टेटनस इसमें आया हुआ है, या वैसे भी हम लोग टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन भी साथ देते हैं। और इम्यून ग्लोबुलिन मतलब वो डायरेक्टली टेटनस एंटीटॉक्सिन होता है, और उसको हम लोग टेटनस जहाँ वुंड साइड पे आधा इंजेक्ट करते हैं, आधा जाके इंट्रामस्कुलरली किसी और जगह पे बॉडी में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर टेटनस टॉक्साइड भी साथ देते हैं।